स्टूडेंट नहीं है? चलो आ जाओ। हाँ,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, हमारे पास दो क्वेश्चन हैं अभी क्वेश्चन बैंक में जो पड़े हुए हैं, उनमें से एक आज हम अटेम्प्ट करेंगे, एक आपको करने के लिए देंगे। बहरहाल कुछ लोगों को शायद ज्वाइनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो करेंगे ये कि ये लेक्चर पूरा हम अपलोड कर देंगे, ठीक है? क्योंकि वो मुहर्रम की वजह से शायद कुछ जगहों पे नेट काम नहीं कर रहा। इफ़ यू हैव यूजिंग द सिम नेटवर्क तो हमारे दो क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 18 है और एक क्वेश्चन नंबर 19 है। ये दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। 18 में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, 19 में एक दो चीज़ें 18 में हैं जो कि 19 में नहीं है। तो 18 हम करेंगे, ठीक है, अभी अटैम्प्ट करेंगे, और 19 मैं आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है? आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है जी? हैंड रेस करके बताएं जी। नुमान इदरीस? जी सर, क्लियर आ रही। ओके, थैंक यू। चलें जी। अच्छा जी, क्वेश्चन है, राहील runs a retail business, general store type, super store. He appointed a cashier at monthly salary of rupees 13,000 on 1st April 2016. The cashier did not report work on 1st July 2016. वो कहता है जी 1 जुलाई 2016 को वो साहब ऑफिस नहीं आए, कैशियर साहब, जो उन्होंने 1 अप्रैल को रखे थे। यानी अप्रैल, मई, जून 3 महीने उन्होंने काम किया और 1 जुलाई को वो गायब हो गए। And it was found that he had left, taking with him the balance in the till. कि वो जॉब भी छोड़ गया और टिल में, गले में, आपके कैश बॉक्स में जो कुछ था, कैश इन हैंड जो था, वो लेके गायब हो गया। It had been Rahil's practice to deposit on each weekend the available balance in the till after retaining a float of rupees 5,000. जैसे कल मैंने आपको बताया था कि वो 20,000 टिल में रखता है, इसी तरह यहाँ पर भी वो कह रहा है कि उसकी प्रैक्टिस ये थी कि वो सारे पैसे जो थे वो वीकेंड पे जमा करवा देता था, 5,000 वो अपने पास फ्लोट में वही चेंज वेंज देने के लिए रखता था। He maintains record of sales on credit and a file of unpaid invoices in respect of goods purchased by him. कुछ उससे रिकॉर्ड मिला है जो वो जाती तौर पर मेंटेन करता था। क्या था वो? क्रेडिट सेल का रिकॉर्ड था, और जो अनपेड इनवॉइसेस होती थी, पेएबल्स जो थे, वो उसके पास डिटेल होती थी। Following information has been ascertained from the Rahil's from the available record. ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है जी। बैलेंस एट 31 मार्च 2016, ये 31 मार्च 2016 के कुछ बैलेंसेस हमें रिकॉर्ड से मिल गए हैं। कैपिटल मिल गया उसका, क्रेडिटर फॉर गुड्स मिल गए, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस मिल गए, फिक्सचर मिल गए, इन्वेंट्री, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। फॉलोइंग इज a summary of bank statement on 1st April 2016. ये हमें ओके, ये हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा, एक्चुअली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे जाओ जरा। स्टेटमेंट कैलकुलेशन अमाउंट डिफॉल्केशन ऑन 30th June 2016। एक्चुअली वो ये मांग रहा है हमसे कि जी जितने पैसे वो चोरी करके ले गया, स्टेटमेंट ऑफ डिफॉल्केशन का मतलब ये होता है कि कितना कैश वो ले गया, वो मांगी है उसने। साथ उसने इसकी इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो भी मांगी होगी, हम बना देंगे, नहीं भी मांगी तो ठीक है। तो इसका मतलब ये एक क्वार्टर का काम हमने करना है। 1 अप्रैल या 31 मार्च के बैलेंसेस वगैरह दिए हुए हैं, और 30 जून को वो जब गायब हुआ है तो वो 30 जून के ऊपर डिफॉल्केशन मांग रहा है। सो मेरे पास 1 अप्रैल का डाटा है और फिर मुझे आगे लेके इसको चलना है। चलें जी, जरा क्वेश्चन पे आ जाएं। यहां आ जाते हैं जी हम। इट हैड बीन राहील्स प्रैक्टिस टू डिपॉजिट ऑन ईच वीकेंड, ठीक है, ये बात हमारी हो गई
ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है जी। कैपिटल है, क्रेडिटर फॉर गुड्स हैं, ये ओपनिंग बैलेंसेस अब हम पोस्ट करना शुरू करते हैं। निकालें जी, टी अकाउंट निकालें। अच्छा जी, ये है क्रेडिटर फॉर गुड्स, ठीक है। ये है क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना है जी ओपनिंग बैलेंस? 159,000। कोई राउंडिंग वगैरह तो नहीं है? ओके, 159,000। और एक्सपेंसेस का 16,000, ठीक है। और कैपिटल कितना है उसका? ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, हाँ जी लिखें, वो डायरेक्ट उधर लिखना है, यहाँ लिखते हैं इक्विटी। ये है जी 2 लाख। ओके, आगे चलें जी। क्वेश्चन जैसा भी हो, जाहिर है उसके अंदर करना तो यही होगा ना, कोई ओपनिंग बैलेंस उठाने होंगे, कोई अकाउंट बैलेंस करने होंगे, तो परेशान होने की बजाय शुरू कर देते होते हैं। फिक्सचर एंड फिटिंग WDV के ऊपर है 1,61,000 के, इनका भी अकाउंट बना देते हैं। चलें जी, अकाउंट में चलें। फर्नीचर एंड फिटिंग या फिक्सचर एंड फिटिंग, वाट एवर जो भी है। कितना है जी WDV के ऊपर इनका बैलेंस दिया हुआ? 1,61,000। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ठीक है। तो हम इधर कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बनाते हैं। ये आ गया 1,11,000। आगे चलें। डेटर्स, रिसीवेबल का अकाउंट है 55,000। चलें जी, डेटर्स यानी रिसीवेबल्स, जो नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन में यूज करे। मसलन डेटर्स लिखा हुआ है ना, तो इसको रिसीवेबल मत लिखें, रिसीवेबल लिखा हुआ है तो इसको डेटर्स मत लिखें, ठीक है। डेटर्स कितना है जी ओपनिंग बैलेंस? 55,000। आज वैसे एक सुकून रहेगा, नो टेलीफोन, मोबाइल खामोश। अच्छा जी, उसके बाद ये आ गया जी कैश इन हैंड, इसका ओपनिंग दिया हुआ है। कितना दिया? उसने कहा हुआ जी वो वीकली फ्लोट मेंटेन करता है 5,000 का। तो इससे मतलब ये है कि जब 31 मार्च वाला वीक क्लोज हुआ होगा तो भी उसने 5,000 उसके पास कैश इन हैंड होगा, ठीक है। तो कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं। और कैश एट बैंक, ये उसने बनाया हुआ है, ठीक है जी। ये बैंक अकाउंट उसने बनाया हुआ है, हमें ये फिलहाल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ओके, चलते हैं जी, आगे चलें जी। अच्छा जी, क्वेश्चन पे चले जाएं। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने इनकी ओपनिंग उठाए और इस डाटे का काम मेरे क्वेश्चन में से खत्म हो गया, ठीक है। ये जो कैश एट बैंक है ओपनिंग, ये इसने, ये नीचे बैंक स्टेटमेंट की समरी, उसमें ये 76,000 ओपनिंग उठाया हुआ, ये भी बन गया, ओपनिंग उठाया गया। ऊपर वाला ब्लॉक का डाटा बिल्कुल फारग हो गया। अच्छा जी, चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, सीधा सीधा लिखा हुआ है, कस्टमर से आए हैं, बैंक डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 29,000 से। ये आ गया जी 29,000 बैंक। चलें जी, आगे चलें। उसके बाद लिख लिया कैश डिपॉजिटेड, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, बैंक यहाँ डेबिट हो रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, इसको लिख लें, ये बैंक अकाउंट बन रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट 627,000, ठीक है, इधर मैं लिख दूंगा। बैंक, आगे चलें। आप पेमेंट साइड पर है, पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स 6,04,000, बैंक क्रेडिट और क्रेडिटर्स फॉर गुड्स डेबिट 6,04,000, ये हैं 6,04,000 बैंक, ठीक है जी। आगे चलें।
फिर ये है जी रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस, ये पेमेंट की है। अब एक्सपेंसेस उसने पता नहीं बाकी कैसे लिखे हुए हैं। पेएबल तो बस क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस लिखा हुआ है। आगे चलो जरा, एक्सपेंसेस और तो नहीं दिए हुए। नहीं है जी, ठीक है, इसको उधर पेएबल अकाउंट में ही मेंटेन कर लेते हैं। ये एक्सपेंस और रेंट और अदर एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई हुई है 37,000। ये हमारे पास एक्सपेंस का अकाउंट है, इसमें 37,000 ये आ गया बैंक से। इसमें रेंट भी शामिल है, बाकी खर्चे भी शामिल है, ठीक है। ओके, आगे चलें। ये रहा। अब अगर कोई अनप्रेजेंटेड वो कल वाला रोला नहीं है, परसों वाला अनकलेक्टेड वाला, तो यही बैंक बैलेंस होगा। बट लेट्स सी कि आगे कुछ बातें उसने लिखी हुई हैं। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर पेड फ्रॉम टिल, ये कैश से खर्चे किए गए 13,000 पर मंथ, ठीक है जी। तो करें जी, सालाना कितना बनता है? हाँ जी, 3 माह का, नॉट सालाना, प्लीज ख्याल रहे। 13,000 इंटू हर महीने वो पे कर देता है ना, 39,000, ठीक है। इसके नीचे अजम्पशन लिखें कि सैलरी ऑफ ईच मंथ इज पेड इन दैट मंथ एट द एंड ऑफ दैट मंथ, ठीक है। बहरहाल तो पेमेंट आ गई हमारे पास कितनी? 39,000। 39,000। इसका कोई पेबल वगैरह नहीं है। ओ सॉरी, सैलरी ऐसे ही है ना जी, इसका कोई पेबल अकाउंट अलहदा से नहीं है, तो हम इसे एक्सपेंस में लिखते हैं। चलिए उधर, यहाँ आ जाएगा सैलरी एक्सपेंस 39,000। चलो जी, आ गया। उसके बाद आ गया राहील्स ड्राइंग, ये भी पर मंथ है। इसकी एंट्री करेंगे ड्राइंग टू कैश। हाँ जी, ड्राइंग का अलहदा अकाउंट बनाते हैं, कभी कोई और चीज़ भी लिखनी पड़ सकती, मेरा ख्याल और ड्राइंग इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हम ड्राइंग डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं, कैश इधर लिखते हैं। कितनी आ गई जी ड्राइंग्स? 78,000। ओके, ये होगी जी हमारी 78,000। चलो जी, और ड्राइंग में लिखें उधर, यहाँ से ड्राइंग्स लेस करते हैं। चलो जी, आगे चलते हैं। कोई ड्राइंग हुई तो ऐड कर लेंगे गुड्स वगैरह की, लेकिन बाहर हमने पढ़ा है क्वेश्चन, लगता नहीं है। पैटी कैश एक्सपेंसेस हैं ये 15,000 के, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख देते हैं, पैटी एक्सपेंसेस। ये आ गया जी 15,000। एक्सपेंसेस हैं, पैटी कैश को नहीं पैसे दिए बल्कि एक्सपेंस हो गए। चलो जी, एक्सपेंस डेबिट करना है, पैटी एक्सपेंसेस। चले जी, आ गया। इसका काम भी खत्म, इसका भी खत्म, इसका भी खत्म। डाटा फारग करते जाएं, आगे चलें। फिक्चर एंड फिटिंग आर डेप्रिसिएटेड 10% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कोई और फर्नीचर एंड फिटिंग तो खरीदे नहीं है, ठीक है। आगे भी फिक्स, हाफिज अतीक क्या कह रहा है जी, चेक करें, कोई काम की बात बता रहा होगा जी। अतीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, हाफिज बोलो यार। सर ये पैटी एक्सपेंसिव, पैटी सर एक्सपेंसेस को पैटी क्या? कैश जोन से हैं, ये 5,000 के हैं, आपने पर लिखे। हाँ, सर 5,000 के हैं, वो भाई पर मंथ ऊपर तो लिखा हुआ 15 है। किस तरह हुआ? भाई पर मंथ लिखा हुआ है ऊपर। अल्लाह के वास्ते सुबह सुबह यार जरा ध्यान से देखो ना, उस कॉलम के ऊपर पर मंथ लिखा हुआ है 5,000। हाँ जी, समझ आ गई? हाफिज अतीक समझ आ गई भाई? अब बोलना नहीं इसमें।
भाई 5,000 पर मंथ है। चलो जी म्यूट करो। यस सर, ठीक है। हाँ जी, ये सारे ओके ही ओके हैं। सर, ठीक। आप बड़ी पीछे हैं, इसका मतलब है ये भी ऐसे ही हमने किया, ये भी किया, ये भी किया। चलो जी आगे चलो। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन हम यूजुअली आखिर में चार्ज करते हैं, तो आखिर में चार्ज कर लेंगे। इन्वेंट्री क्लोजिंग दी हुई है 1 जुलाई, मीन क्लोजिंग 58,000। ये हमें पता है, कॉस्ट ऑफ सेल में लिखते हैं, वहां लिखें इसे कॉस्ट ऑफ सेल। ये आ गई जी हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री 58,000। ओके आगे चलेंगे। डेप्रिसिएशन में अभी चार्ज नहीं कर रहा, ये हो गया काम, ये रह गया। क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड अमाउंटेड टू ₹64,000। क्रेडिट सेल दी हुई है, ठीक है, तो हम एंट्री कर देंगे क्रेडिट सेल। कहाँ एंट्री? एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है रिसीवेबल टू सेल। तो एंट्री करें जरा, निकालें। रिसीवेबल डेबिट कितने की दी हुई है? 64,000। 64,000 और ये सेल्स है। ये मैं एक सेल्स का अकाउंट बनाने लगा हूं, क्योंकि कोई कैश सेल भी शायद आ जाए। ये आ गया, तो ये क्या आ गया? डेटर से एंट्री क्या हुई? रिसीवेबल टू सेल। आगे चलो जी। अच्छा जी, वेयर एज द डेटर बैलेंस एज ऑन 30 जून was 66,000. However, direct confirmation from debtor showed that receivable in fact total ₹54,000. कहते जी 54,000 के रिसीवेबल हैं। हमारे रिकॉर्ड में आ रहे हैं 66,000, लेकिन जब हमने लोगों से बैलेंस कंफर्म किए तो उन्होंने कहा भाई हमने 54,000 आपके देने हैं। अब एक्चुअल रिसीवेबल कितने होंगे? जितने लोगों ने देने हैं। अगर हमारा रिकॉर्ड गलत है या हमने कलेक्शन में कोई गड़बड़ की हुई है, लेने वाले बंदे ने रिकॉर्ड नहीं इधर करवाए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे एंड पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं क्लोजिंग बैलेंस कितना लूंगा? 66 नहीं लूंगा, 54 लूंगा, जो कि कंफर्म हुआ है। डायरेक्ट कंफर्मेशन का मतलब होता है आप लेटर लिख के कंफर्म करते हैं। चलें जी, तो रिसीवेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस है ये मैं यहां लिखने लगा हूं, वो है 54,000। डन हो गया जी, 54,000। अब वो कहां गए बाकी पैसे? मतलब हमारा रिकॉर्ड कह रहा है 66,000 है, लोग कह रहे हैं 54,000 है, और हमने डायरेक्ट कंफर्म भी कर लिया उनको लेटर भेज के, तो जो उन्होंने कंफर्म किया वही बैलेंस है। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि वो डिफरेंस जो है 10,000 का वो किधर है, क्या है। आगे चलें। क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस हैड ऑलवेज बीन पेड बाय चेक। इनको हमेशा चेक से कहता है जी पेमेंट करते हैं। Unpaid invoices for goods on 30th June total 181 and creditor for expenses amounted to ₹13,000. Detailed scrutiny of record revealed that cash receipt of 8,000 which had been received against goods returned to supplier had not been recorded. ठीक हो गया जी। लो जी, पहले तो उसने दो मुझे बताए हुए हैं, क्या कहते हैं, पेएबल का बैलेंस बताया क्लोजिंग 181, लेकिन कहता है जी एक एंट्री जो है वो 8,000 की रिकॉर्ड नहीं की गई। जब वो एंट्री रिकॉर्ड होगी तो मेरा पेएबल भी कम हो जाएगा। 181 में से 8,000 माइनस करें जरा माइनस, क्लोजिंग पेएबल आए इतने। अच्छा, अब ये देखें क्या ये क्लोजिंग पेएबल में से माइनस होना या नहीं होना। इस चीज का तयन इस बात से होगा कि क्या उस पेएबल ने हमें पेमेंट, उस पेएबल को हमने पेमेंट कर दी हुई थी। अगर कर दी हुई थी तो फिर पेएबल ने कम नहीं होना, और अगर पेमेंट अभी हमने करनी थी तो फिर वो पेएबल कम कर देंगे और परचेजेस रिटर्न बुक कर लेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा? उसने बता दिया, हिंट दे दिया। कहता है डिटेल ऑफ स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड रिवील्ड दैट कैश रिसीट ऑफ ₹8,000 व्हिच हैड रिसीव्ड अगेंस्ट गुड्स। इसका मतलब है कि
ये पेएबल में तो था ही नहीं, ये तो हमने पैसे दे दिए हुए थे और फिर जब हमने चीजें वापस की तो उस बंदे ने हमें पैसे वापस किए, लिहाजा पेएबल पूरे हैं 181,000 के। ठीक है, चलें जी, पहले तो उधर लिखते हैं। ये आ गया जी 181,000 और एक्सपेंसिस, यार ये क्या होता है इसको, और जो एक्सपेंसिस का पेएबल है वो कितना है जी, वो भी 13,000 है, ये भी लिख दिया हमने। अब वो जो 8,000 की परचेजेज रिटर्न हुई हैं और हमें कैश आया है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इसका मतलब वो कैश कहाँ गया, वो भाई साहब ले गए। ठीक है, अब दो तरीके हैं, या तो हम इसको कैश में रिकॉर्ड करें और आखिर में जो डिफरेंस निकलेगा उसके अंदर ये शामिल हो जाएगा, जो पैसे उसके जिम्मे निकलेंगे, तो बेहतर ट्रीटमेंट यही है। ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि हम ये तो डिफॉल्केशन हमारे सामने आ गई, इसको अलहदा ही डिफॉल्केशन अकाउंट में डाल लें, हम एंट्री कर लें डिफॉल्केशन अकाउंट डेबिट और परचेजेज रिटर्न क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि कैश तो आया है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो इसे डिफॉल्केशन में ही डाल लेते हैं। ठीक है, यहां मैं बनाने लगा हूं डिफॉल्केशन अकाउंट। $8,000 से ये डेबिट और परचेजेज रिटर्न क्रेडिट। ठीक है, एंट्री क्या हुई, डिफॉल्केशन टू परचेजेज रिटर्न। कैश जब रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैश तो हमारे पास है नहीं है, होता तो मैं कैश को डेबिट कर देता, अब कैश डेबिट नहीं करना, मैंने डिफॉल्केशन अकाउंट में डायरेक्ट डाल देना। परचेजेज रिटर्न अकाउंट बनेगा जी एक, वो परचेजेज रिटर्न हम कहाँ ले जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में परचेजेज में से वो नेट हो जाएंगे। ठीक है, होगा क्या, परचेजेज रिटर्न अकाउंट बनेगा, वो क्लोज होगा, क्लोज होके उसने कहाँ क्लोज होना है, कॉस्ट ऑफ सेल में, तो यहां पर आ जाएगा। तो वो मैं अकाउंट नहीं बना रहा, परचेजेज रिटर्न मैं 8,000 से इधर डायरेक्ट एंट्री ही कर रहा हूं। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। आगे उसका प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, सेल अगर 100 है, ठीक है जी, तो प्रॉफिट उसका 20 होता है, तो कॉस्ट उसकी 80 होती है। ठीक है जी, ओके। अब हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर सकते हैं क्योंकि कोई इसमें ऐसा चीज आई नहीं है। 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, कोई हमने खरीदा तो है नहीं, तो जो ओपनिंग एसेट थे उन्हीं के ऊपर हम 10% साल का कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, ख्याल रहे साल की चार्ज नहीं करनी, 3 महीने का अकाउंट हम बना रहे हैं। चलें 4,025, तो ये आ गया जी 4,025, ये डेप्रिसिएशन डेबिट होगी, इसको मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख देता हूँ यहाँ पर, डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया 4,025 भी। चलें, आप देखें क्वेश्चन के शुरू में कोई ऐसी चीज तो नहीं लिखी हुई, नहीं जी, ये जो लिखा 5,000 टिल में होता है, इसका ट्रीटमेंट भी हमने कर लिया। डिपॉजिट ऑन ईच वीकेंड द अवेलेबल कैश, जो उसके पास कैश था या तो बैंक में जमा हो गया, ठीक है, या वो साहब लेके भाग गए। जो बैंक में जमा हो गया उसकी हमने एंट्री कर दी। अब अगर कोई क्लोजिंग कैश आता है तो वो तो हमारे पास नहीं है, टेल तो खाली है, वो फिर डिफॉल्केशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें इसको मुकम्मल करना है, तो चलें जी देखें, सेल और परचेज में से कोई एक चीज निकल सकती होती है हमेशा। तो यहाँ सेल जो है रिसीट डेटर अकाउंट है, तो यहां पर सेल भी निकल रही है, यहां पर कॉस्ट भी निकल रही है। ठीक है, कॉस्ट इसलिए निकल सकती है कि यहां बैलेंसिंग फिगर परचेजेज आ जाएगी। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, परचेजेज आ जाएगी। क्यों कि, हाँ जी, परचेज नहीं, सॉरी, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और अगर कोई रिटर्न हो तो वो भी क्रेडिट हो जाती है।
तो बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ सेल होती है, ठीक है। तो वो ये निकल रही है, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ जी, ये टोटल लगा, परचेजेज निकल आएंगी ना। हाँ, हमारे पास अब परचेजेज नहीं है, दो फिगर मिसिंग है, एक पेयर मिसिंग है। यहां पर हम इसको ये देखें, मेरे पास यहां परचेजेज मिसिंग है और यहां कंप्रीहेंसिव इनकम की फिगर मिसिंग है। दो बैलेंसिंग फिगर तो नहीं निकल सकती। अब गौर करें, क्या परचेजेज निकल सकती हैं? बिल्कुल निकल सकती हैं। ये देखें, क्योंकि वो कहता है जी परचेजेज की पेमेंट होती ही बैंक से है, तो वो पेमेंट रिकॉर्ड हो चुकी हुई है, कैश से तो होती नहीं है, तो क्लोजिंग भी दिया हुआ है। तो यहां पर जो फिगर आएगी वो क्या होंगी? वो परचेजेज होंगी, बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी, ओहो सॉरी, इधर, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर, चलो एक ही बात है। ये भी बैंक से पेमेंट होती हैं, तो यहाँ पर परचेजेज आ जाएंगी, ठीक है। ये टोटल किया, ये टोटल बड़ा है, ये इधर लगाया, ये इधर लगाया, परचेजेज कितनी निकली जी? जी 6,26,000 की परचेजेज निकलाई हमारी, ठीक है जी, 6,26,000 ये निकले। ये परचेजेज अकाउंट में गई और वहां से ये इधर आ गई 6,26,000। ये अब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा यहां पर, तो मेरे पास कंप्रीहेंसिव इनकम की फिगर निकल आएगी जी। वो कितने निकली जी? 6,71,000 ये फिगर आ गई। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ठीक है। पहले उधर भी लिख दें, इधर कॉस्ट ऑफ सेल को, या बाद में लिख लेंगे। अब ये जो 6,71,000 है, ये है 80%। मैं यहां वर्किंग करने लगा हूं, इट इज 80%। इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा, तो यहां मेरी सेल निकल आएगी। वो कितनी बन गई जी? 838,750। ये मेरी टोटल सेल बनती है 8,38,750, ठीक है। अब आप ये देखें, अच्छा, डेटर का जो अकाउंट है ये भी बैलेंस हो रहा है। ये कैसे बैलेंस हो रहा है? ये ऐसे बैलेंस हो रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस, सेल्स, कैश रिसीव्ड और क्लोजिंग बैलेंस। ये अकाउंट असूलन बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें फर्क आ रहा है कि 36,000 का। एक तो वो 10,000 वो वाला है, नहीं क्लोजिंग जब कंफर्म है उतना फर्क आना चाहिए। नहीं, अगर वो पैसे भी हमें आते तो वो 29,000 जो था वो कितना हो जाता? 40,000 हो जाता। अच्छा, जरा ये देखना है, हमने चेक करना है। एक मिनट रुक जाओ। उसने ये तो नहीं लिखा हुआ कि डेटर सिर्फ बैंक के जरिए पे करते हैं? चेक करो, नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि डेटर्स कैश भी पे करते हैं। इसका मतलब क्या है? डेटर्स कैश भी पे करते हैं। तो
अच्छा ऐसे नहीं है, ये हमारे पास कितना है जी, ये 8,38,000 है, ये मेरी सेल आती है, ठीक है। उसने सेल ली हुई है 64,000 की, क्रेडिट सेल कहता है 64,000 है, बाकी क्या है, कैश सेल है 774, इसकी एंट्री करें, इसकी एंट्री करें, क्या एंट्री करेंगे, कैश डेबिट 774 750 सेल्स क्रेडिट, सेल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करें 774 750, ठीक है। ये अकाउंट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। हमारी इतनी क्रेडिट सेल है और इतनी हमारी कैश सेल है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्रेडिट सेल कंफर्म है, ओपनिंग डेटर कंफर्म है, क्लोजिंग डेटर कंफर्म है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक डेटर से पैसे ले लिए उसने जो रिकॉर्ड नहीं हुए, और बाकी भी पैसे ले लेके उसने रिकॉर्ड नहीं किए, तो यहां बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है, 36,000। ये क्या है, ये डिफॉल्केशन है, या इसके अंदर नहीं, ऐसे नहीं है, सॉरी, ये सारी डिफॉल्केशन नहीं है, मैं बताता हूं। डिफॉल्केशन हम एक जगह पे जाके निकालेंगे, जो हमें उसने डिफॉल्केशन बताई हुई है ना इसमें, वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है जी, 10,000 12,000, वो जो 66,000 और दूसरा कितनी थी अमाउंट, 54,000 नहीं यार, हाँ 54,000 और 66,000 का जो डिफरेंस है, वो पैसे उसने किसी डेटर से लेके बिजनेस में जमा नहीं कराया, इसीलिए तो वो हमारे डेटर में आ रहा था, ठीक है। तो एंट्री इसकी क्या हुई, इसकी एंट्री ये हुई, डिफॉल्केशन अकाउंट डेबिट 12,000, ये भी डिफॉल्केशन है, ये डेटर से पैसे उसने ले लिए डायरेक्ट, और ये जो बाकी अमाउंट है ये हमें डेटर से कैश में आई है, ठीक है। इसकी एंट्री कैश ज़ाहिर है, कुछ डेटर्स ने बैंक में पैसे दे दिए, कुछ ने कैश दे दिए, ठीक है। तो कितने दिए टोटल, उन्होंने हमें 29,000 ये दे दिया, अब बाकी जो बचे हैं वो क्या हैं, वो हमारा कैश है 24,000, दिस इज द सेंस, ठीक है। एंट्री क्या करेंगे, कैश डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, तो इधर लिखेंगे कितना, 24,000, ये क्या है जी, डेटर अकाउंट, इतना कैश सेल से कैश आया 74,774 750, इतना जिन लोगों को उधार बेचा उन्होंने कैश दिया, और 12,000 का कैश ऐसा है जो उन लोगों से ले लिया लेकिन वो खातों में नहीं डाला, तो वो डायरेक्ट ही मैंने क्या किया, डिफॉल्केशन में डाल दिया। और ये वो 8,000 था, ये क्या था भला, परचेजेस रिटर्न का कैश था, ये भी खातों में नहीं डाला, ये भी रिकॉर्ड में नहीं आया, ठीक है। तो ये भी मैंने डायरेक्ट डिफॉल्केशन में डाल दिया। सो ये दोनों अकाउंट हो गए बैलेंस हमारे। अब ये सेल अकाउंट भी मुकम्मल हो गया, यहां पर कंप्रीहेंसिव इनकम में सेल्स का बैलेंस आया, कितना है जी, 838,750, ठीक है, ओके। इसको बैलेंस किया मैंने, तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर रहेगी वो क्या है, वो कंप्रीहेंसिव की फिगर है, कितनी है, 34,000, ठीक है। ये सारे, ये कैश में से पे नहीं होते, ये सारे के सारे बैंक के जरिए ही पे होते हैं, उसने लिखा हुआ है। तो ये फिक्सचर कितना आ गया जी, 161,000 में से 4,025 माइनस किया तो 156,975, ठीक है जी। अब बैंक अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस हुआ, कोई अनप्रेजेंटेड का चक्कर चुक्कर नहीं है। अब यहां पर जो अमाउंट आएगी, ये क्लोजिंग बैलेंस अगर निकलता है तो वो लेके फरार हो गया, अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकलता इसका मतलब भाई आपका कैश ही नील था, लेकिन यहां कुछ बैलेंस निकल रहा है, कितना, 44,750, ठीक है। ये क्या है, ये जनाब हम खूबसूरत कलर से लिखते हैं 44,750, और ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखना,
इसको लिखना है, डिफॉल्केशन लिखना है। ठीक है जी, ये आ गया 44,000। ये कैश, समझे जी बात को? ये परचेजेज रिटर्न के पैसे वो ले गया, ये डेटर का दिया हुआ चेक वो कैश करा गया, या कैश मिला वो इधर नहीं डाला, और ये कैश में से जो पैसे पड़े हुए थे वो ले गया। एक्चुअली बिजनेस के अंदर इतना कैश आया है, ये मूवमेंट शो कर रही है। अगर मैं उधर डायरेक्ट पूरा लिख देता तो ये गलत हो जाना था, बिजनेस में 12,000 तो आया ही नहीं है, तो मेरी बुक्स ने ये शो करना था कि बिजनेस में 12 आया और वो ले गया। ठीक है, वो तो उसने डेटर से पैसे लिए और रिकॉर्ड ही नहीं हुए। ठीक है, एनीवेज अब ये कैश अकाउंट भी नील हो गया। अब ये जो आपके पास बैलेंसेस आ रहे हैं, ये क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, ये एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस, ये एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस, ये एक्सपेंस फॉर द ईयर और ये पेएबल। ठीक है, इसी तरह ये एसेट का क्लोजिंग बैलेंस, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल, ये आपका इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस, ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, और ये आपकी सेल्स का क्लोजिंग बैलेंस। क्या रह गया क्वेश्चन के पहले? कख भी नहीं रह गया। अब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा यहां पर, तो ये क्या होगी, ये डिफॉल्केशन होगी। कितनी अमाउंट आ रही जी? 64,000, इतनी है, 64,750। अब इसके दो तरीके हैं, कुछ लोग इसे रिसीवेबल शो करते हैं, कुछ लोग इसे एक्सपेंस शो करते हैं। किताब ने मेरे ख्याल इसे एक्सपेंस शो किया हुआ है कि जी लॉस हो गया। अगर वो कहे कि जी कंपनी हैज लॉज्ड एन एफआईआर और क्लेम, तो फिर इसे रिसीवेबल बुक करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, और नहीं तो फिर ये क्या है, ये कंप्रीहेंसिव इनकम में चला जाएगा। ठीक है जी, चलें जी, अब हम उसको मुकम्मल कर देते हैं। डिफॉल्केशन निकल आई, एक मिनट ठहरो। क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट ये भी थी, ये अकाउंट था, तो वो स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया हुआ है। ये आसान सा तरीका है, आप सामने निकाल के नीचे लिख दें कि डिफॉल्केशन अमाउंट इज 64,750। अब आ जाए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के ऊपर आ जाए। सेल्स कितनी है जी? 838,750। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 6,71,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? अदर इनकम नील है। ठीक है जी, और यहाँ पर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। वो पेएबल का अकाउंट है ना एक्सपेंसेस का, उसमें से एक्सपेंस की फिगर लिखें इधर, 34,000, वो हमने सर्कल की हुई है। बस जी, हैं, ये हमारे एक्सपेंसेस आ गए। टोटल कितना हुआ इनका? हाँ जी, 92,025। ठीक है जी, ये हम यहाँ लिख देते हैं। 92,025, ये माइनस किया तो यहाँ पर मेरे पास आ गया जी प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना? 75,725। ये जो डिफॉल्केशन है ना, ये एक स्पेशल लॉस है, इसको अलहदा से शो करेंगे। कितना है जी? 64,750। तो ये आ गया जी नेट प्रॉफिट। कितना है? 10,975। ठीक है जी, ये हमने यहां लिख दिया नेट प्रॉफिट 10,975। ये मेरा इक्विटी ब्लॉक मुकम्मल है। यहाँ ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी कोई नहीं है। करंट लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स आ जाएंगे, क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, और कुछ नहीं है। कितने क्रेडिटर फॉर गुड्स? 181,000। एक्सपेंसेस के 13,000, और कोई चीज नहीं पेएबल। ठीक है,
ये ब्लॉक बनेगा, ये कितना हुआ जी 194000। ठीक है जी। ओह, इनका टोटल लगा लेंगे। ये टोटल ब्लॉक कितना बना 165,975। इन दोनों को जमा कर लें जी 359,975। ठीक है जी। और अब इधर आ जाएं, करंट एसेट में इन्वेंट्री है और कैश इन हैंड, सॉरी डेटर्स हैं, कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड तो है ही नहीं, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड तो वो मौज कर गया। इन्वेंट्री कितनी है, इधर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले लिखवा दो, एंड इक्विपमेंट एट WDV ये कितना 975। ओके, और इन्वेंट्री कितनी है 58,000 और डेटर्स 54,000 और कैश एट बैंक 91,000। ये आ गया। ठीक है, टोटल 2,03,000 और इन दोनों को जमा कर लें अब 359,975। फिर तो ये ऐसे पजल की तरह फिट हो जाएगा सारा कुछ, ये और ये दोनों बैलेंस टैली हो गए। ठीक है जी, ये लेक्चर यार अपलोड कर देना। ठीक है, अच्छा जी, मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चन दिए थे 14-15 घर से अटेम्प्ट करने के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन। उनमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्यों जी, सवाल समझ आ गया आप लोगों को? पहले हैंड रेज करके ये बताएं मुझे, सवाल समझ आ गया जी? ओके 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 ओके, गुड हो गया जी। एक तो बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 19 अटेम्प्ट करना है घर से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा आसान है। इसमें थोड़ी वो कॉम्प्लिकेशन थी ना, उसमें सीधी सीधी शायद डिफॉल्केशन उसमें भी निकलनी है, लेकिन वो सीधी सीधी कैश में से निकल, इसमें तो वो कुछ पैसे ले गया था ना डेटर के भी और कुछ परचेज रेट, उसमें ऐसे नहीं है। ठीक है, एक तो आपने क्वेश्चन नंबर 19 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, हैंड लोअर कर लें सारे आप लोग, लोअर कर दो जी। आप मुझे बताएं जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको 12, 13, 14 मेरे ख्याल कहे थे, कितने कहे थे? 14 दिए थे, उनमें किसी में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो बताएं। ओके जी, डन हो गया। आपका कल का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 19 है, आधे घंटे का सवाल है, और साथ आपने अगले 20 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके आने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल होपफुली हमारी लास्ट क्लास होगी। ठीक है जी, और क्योंकि कल तो लेक्चर वेक्चर हो जाएंगे, परसों और प्रॉब्लम हो जाएगा ये नेटवर्क वगैरह का ये वो, लेकिन मैं आज का लेक्चर भी अपलोड करवा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आप कल वाला लेक्चर प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आप हम बोल के आप मेरे साथ इंटरेक्ट करके सीख सकते हैं, वो शायद लेक्चर सुन के थोड़ा बहुत उसमें कमी रह जाती है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, 19वें सवाल को भी, इसको भी देखिएगा, एक दफ़ा खुद कीजिएगा, घंटा इस पे लगाइएगा दोनों सवालों पे और घंटा शॉर्ट क्वेश्चन पे लगाइएगा। 2 घंटे लगाएंगे तो ये मामला यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला इन क्वेश्चन में आपका कोई क्वेश्चन हुआ, 19वें में कोई क्वेश्चन हुआ वो देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन हुआ वो देखेंगे, और जो पेपर्स का एक लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो यहाँ नहीं है, उसको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो क्वेश्चन वो हम ग्रुप में रख देंगे। ठीक है, ताकि आपके पास पहले से वो डाटा मौजूद हो। कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया जी अब इसके अलावा? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।